स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS के आज के इस सेशन में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट की, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की, जिसने सारी दुनिया में हमें ऐसे विजुअल्स दिखाए, ऐसे दृश्य दिखाए जो शायद हमने कभी देखे नहीं होंगे। और उसके साथ के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और जिस तरह से हम लोग अपनी जियो पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि भू राजनीति करते हैं, उस पर भी इसका एक गहरा प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं भारत के चावल के निर्यात की। अब आप कहेंगे चावल का निर्यात इतना बड़ा विषय कब से हो गया कि मैं उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं कि इसका प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पे, भू राजनीति पर, भारत की छवि पर, इन सारी चीजों पर पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर छोटे छोटे इवेंट से शुरू होती हैं। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा माजरा आखिर है क्या। तो अभी कुछ दिनों पहले के मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने इस प्रकार के वीडियोस देखे होंगे कि अमेरिका इत्यादि के सुपरमार्केट्स में चावल की लूट मच गई। यानी कि जो वहां के लोग हैं, वहां के जो ग्राहक हैं, वो चावल की खरीदारी करने पहुंचे और उनको वो चावल को किसी तरह से अपनी शॉपिंग कार्ट्स में भर रहे हैं। लोग जहां पे चावल स्टोर्ड है वहां पे दीवारों पे किसी तरह से चढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा चावल जो है इकट्ठा करना चाह रहे हैं। सुपरमार्केट्स ने बहुत जगह पर यह प्रतिबंध लगाया कि एक व्यक्ति को बस हम एक पैकेट चावल ही देंगे या एक जो बोरा होता है वो चावल देंगे। कई सुपरमार्केट्स ने दाम बढ़ा दिए और इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिली, जो कि आमतौर पे हमको कहां देखने को मिलती हैं, जब बहुत ज्यादा स्केर्सिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी हो जाती है। उस तरह का हमें चावल को लेकर एक आचरण, एक व्यवहार देखने को मिला। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि दुनिया में इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई, वो भी अमेरिका जैसे देश में जहां पे आमतौर पे खाद्य सुरक्षा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि खाद्यान्नों की बहुत ज्यादा कमी कभी रही है। इसका सबसे बड़ा ट्रिगर जो था वो था भारत की चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने की नीति। तो दुनिया का जो चावल का बाजार है, दुनिया का जो चावल का उत्पादन और व्यापार की जो एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आपको यह जानकर आप में से काफी लोगों को शायद पता होगा और काफी लोगों को नहीं भी पता होगा कि विश्व में भारत चावल का एक बहुत बड़ा निर्यातक है और दुनिया के निर्यात का करीब 40% जो होता है, दुनिया में जितना भी चावल निर्यात होता है तकरीबन 40% निर्यात जो है वो भारत से होता है। और जैसा कि आप अब तक इस सेशन की हेडिंग देखकर समझ गए होंगे कि यार अचानक से भारत ने अपने निर्यात पर लगा दिया प्रतिबंध। तो सोच के देखिए कि दुनिया में जितना निर्यात होता है उसमें से 40% जो देश निर्यात करता है, अगर वो एकाएक प्रतिबंध लगा दे, एकाएक निर्यात को रोक दे, तो इस प्रकार का त्राहिमाम या इस प्रकार का हाहाकार जो मेहम मचा, वो मचना जायज है। वो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अब आते हैं इस मुद्दे पर कि भाई ऐसा दरअसल क्या हुआ और क्यों हुआ। तो सरकार ने क्या किया? वास्तविक निर्णय यह है जो सरकार ने लिया कि भारत सरकार ने अचानक से बिना किसी वार्निंग के गैर बासमती चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि भारतीय उत्पादक जो हैं वो अब मात्र बासमती चावल ही निर्यात कर सकते हैं। बासमती के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का चावल निर्यात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का एक स्पष्ट प्रतिबंध पूरी तरह से, याद रखिए, सरकार ने टैरिफ नहीं बढ़ाया, सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया। टैक्स बढ़ाने से क्या होता है? निर्यातक डिस्करेज होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, लेकिन निर्यात बंद नहीं होता। सरकार ने पूरा प्रतिबंध लगा दिया कि चावल का निर्यात करना गैर कानूनी है। इसका कारण क्या है कि भाई भारत सरकार जो है वो भारत के अंदर वस्तुओं के और खास तौर पे खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से परेशान है। पिछले कुछ समय से चावल की कीमतों को ही अगर आप देखें तो उनमें ही अच्छा खासा एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या केवल चावल की कीमतें हैं? ऐसा नहीं है, एक पूरा होलिस्टिक कारण है, उसको मैं आपको समझाता हूं। लेकिन उसके पहले ये आप याद रखें कि हमारा स्टडी IQ IAS का जो P2I बैच होता है, जो आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक होलिस्टिक तैयारी कराता है। यानी कि ये ऐसी तैयारी है, ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी तैयारी आपकी अभी हो जाएगी, फिर मेंस के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स, मेंस
इंटरव्यू, आपके हर स्टेज की तैयारी कंप्लीट तरीके से बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको कराई जाती है। आपको 3 से 3.5 घंटे की रोज की लाइव क्लास मिलती है शाम को 6 बजे से। और इसके साथ के साथ आपको क्या मिलता है, आपको पर्सनलाइज मेंटोर मिलता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, हर चीज के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, उनका इवैल्यूएशन होके आपको मिलता है। आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पूरे करिकुलम की कवरेज यहां पे कराई जाएगी। और अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, आपको दिल्ली में रखा जाएगा और उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। आपका रहना, खाना, जो भी आपका खर्चा दिल्ली में होगा वो सारा कंपनी बेयर करेगी। और आपको मेंस की जो एक हार्ड कोर तैयारी होती है, क्योंकि मेंस की तैयारी में प्रीलिम्स की तैयारी की तुलना में कहीं ज्यादा मेहनत लगती है, कहीं ज्यादा प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगती है, तो वो तैयारी आपको अलग से बहुत ही स्पेशल तरीके से कराई जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी आपका डीएएफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूडेड है। और ये सब आपको मिल सकता है अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे, जो कि मेरे नाम पे आधारित है। ये सब आपको 29,999 रुपए में मिल सकता है। याद रखिए, लास्ट डेट 31 जुलाई है, ज्यादा दूर नहीं है। बैच स्टार्ट हो चुका है, तो याद रखिएगा, इससे आप हिंदी में भी ले सकते हैं, इससे आप बाइलिंगुअल मीडियम में भी ले सकते हैं, और आप इससे इंग्लिश मीडियम में भी जुड़ सकते हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और अगर आप अपने तैयारी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करना चाहते हैं, तो आप P2I बैच से आज ही जुड़िए। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पर। तो यार, भारत में कीमतें बढ़ी, यह बात हमको पता है कि भाई भारत में कीमतें बढ़ी, जिससे भारत सरकार है परेशान। क्योंकि मैं आपको पहले भी, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आमतौर पे भारत की जनता जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर वोट नहीं देती। मतलब वो आर्थिक मुद्दे जो हैं भारत में राजनीतिक नहीं बनते। लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो आर्थिक है और साथ के साथ बेहद राजनीतिक भी है। महंगाई के मुद्दे पर देश में सरकारें गई हैं, उसका राजनीतिक प्रभाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो भारत में इस समय जो आप देखेंगे, खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। टमाटर की कीमत हम सभी जानते हैं कहां पहुंच चुकी है, हालांकि उसका एक सीजनल कारण है, लेकिन तब भी इस बार कीमतें जो बहुत ही अजीबोगरीब चल रही हैं, उसका कारण क्या है? इस बार हमारे यहां जो मॉनसून है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम कर रहा है। आमतौर पर भारत में बारिश का एक पैटर्न होता है कि कब बारिश होती है, कहां बारिश होती है और कितनी बारिश होती है, आप इसका अनुमान लगा सकते हो। इस साल की बारिश को देखकर क्या आप लोग अनुमान लगा पा रहे हैं? जिन जगहों पर कभी बाढ़ नहीं आती वहां बाढ़ आ गई, पूरे उत्तर भारत में बाढ़ आ गई, हमने देखा। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस समय उस समय नहीं हुई, बाद में हुई। और ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक रूपता से ज्यादा बारिश हो रही है। आप देखेंगे कि उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश है, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वी भारत जो है वहां पर अभी बारिश उतनी ज्यादा हुई नहीं है, वहां पर अभी तक सूखे के आसार धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो आपका जो मानसून है वो अविश्वसनीय है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये बहुत ज्यादा बारिश भी फसलों के लिए नुकसानदायक है, किसान इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। और जहां कम बारिश है वहां से भी फसलों को नुकसान हो रहा है। तो हमारी बेचारी फसलें जो हैं वो दोनों तरफ से मारी जा रही हैं, वो दोनों तरफ से उनको घाटा हो रहा है, दोनों तरफ से उनकी यील्ड जो है, उनकी उत्पादकता जो है वो कम हो रही है, ज्यादा बारिश से भी और कम बारिश से भी। तो इसके कारण क्या हो गया है कि न केवल चावल बल्कि जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें गेहूं भी आ सकता है, जिसमें सब्जियां भी आ सकती हैं, जिसमें खाने पीने का जनरल जो सामान होता है, उन सबके दामों में आपको इस समय वृद्धि देखने को मिल रही है। यह बात क्लियर है? हम सभी ने, अगर आप अपने घर के लिए शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि किचन का जो खर्चा है वो बढ़ गया है। ये आप, अगर आप खुद मैनेज नहीं करते तो आपके घर में जो भी किचन मैनेज करते हैं, आप उनसे एक बार पूछ के देखिए, वो आपको बताएंगे कि हाँ यार, किचन का जो खर्चा है पिछले महीने भर में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। अच्छा 30, 40, 50% की हाइक आपको उसमें देखने को मिली है। ठीक है, अब क्या है, ये चीज जो होती है ये थोड़ी संवेदनशील चीज होती है। इसके अलावा क्या हुआ, गेहूं की फसल भी आशा से कम रही है। गेहूं की फसल जो है भारत में हुई है, वो इस बार जो हमारी रबी की फसल हुई थी वो भी आशा से थोड़ी कम थी। जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी नहीं हुई। दामों में 10% तक की वृद्धि हुई है गेहूं के भी इस बार। उसका भी कारण यह था कि अगर आप रबी का टाइम भी देखें तो सर्दी बहुत अच्छी पड़ी, लेकिन अचानक से एक दिन चली गई, तो गेहूं को भी फसल को पूरी तरह से मैच्योर होने का वक्त इस बार नहीं मिला। तो पर्यावरणीय कारणों से आपकी गेहूं की फसल भी जो है उसको भी घाटा आपको देखने को मिला। तो बहुत कम सरकार ऐसा करती है, लेकिन सरकार ने इस बार गेहूं के लिए भी ऐसा किया कि गेहूं को भी, जो व्यापारी है वो कितना गेहूं स्टोर कर सकता है उस पर सीमा बनाई, ताकि गेहूं की कीमतें भी बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए।
तो सरकार ने क्लियर किया कि यार खाद्यान्नों की कीमत जो है हम एक सीमा से ऊपर नहीं जाने देंगे, यह सरकार ने स्पष्ट किया। आमतौर पे सरकार शायद ऐसा होने भी देती, लेकिन हम जानते हैं कि यार, क्योंकि अगर मान लीजिए केवल चावल के दाम बढ़ रहे होते तो सरकार को लगता है कि ठीक है, चलिए कोई ऐसी बात नहीं है, केवल चावल के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजों के दाम तो नॉर्मल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार जो है वो इस बात को लेकर बड़ी कॉन्शियस है, इस बात को लेकर बड़ी सचेत है कि अगर हर चीज के दाम बढ़ गए तो लोगों का जो घरेलू बजट है वो हाथ के बाहर निकल जाएगा। और ये एक समस्याप्रद चीज है। अगर आप चुनाव छोड़ भी दे तो भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होता कि आपके देश के लोगों का घरेलू बजट जो है वो डांवाडोल हो गया है, वो समस्या में चला गया है। ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक अर्थव्यवस्था के टीचर की तरह बताऊं आपको, तो यार उससे क्या होता है, आपके आर्थिक पूरी प्रगति में भी बाधा पड़ती है। लोगों के घरों का खर्च बढ़ गया, लोगों के पास जो स्पेयर कैश है, जो अतिरिक्त पैसा है वो कम है। अतिरिक्त पैसा अगर कम है तो आपकी अर्थव्यवस्था में जो घरेलू मांग है वो कम हो जाती है। और मैं आपको पहले कई बार यह पढ़ा चुका हूं, यह बात एकदम कहीं लिख कर रख लीजिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, जो हम बार बार कहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यह आपने सुना होगा। कई बार हमारे वित्त मंत्री कहते रहते हैं कि भाई दुनिया भर में संकट आएगा पर हम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसका। क्यों? वो कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं। बेटा वो स्ट्रांग फंडामेंटल जो है वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, वो घरेलू मांग है। कि हमारे देश की बड़ी आबादी है और इस बड़ी आबादी के पास जब तक इनके मांग है, जब तक ये इस आबादी के पास परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन जो है वो चलता रहेगा। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए सरकारें हमेशा इस बात को लेकर सचेत होती हैं कि यार हमारी जो घरेलू मांग है ये ना घटने पाए। अगर आपका सारा पैसा आपकी रसोई में ही लग गया तो भाई आप क्या खरीदोगे बाजार से? कुछ भी नहीं खरीद पाओगे ना। तो आपकी घरेलू मांग में भी कमी आएगी। इसको लेकर भी सरकार हमेशा सचेत रहती है, ठीक है। तो अब क्या है, तो ये तो हुई भारत की कहानी कि भाई इस कारण से भारत सरकार ने कहा कि यार हमको चावल अपने यहां रखने की आवश्यकता है। हमारे देश की जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमको चावल चाहिए। तो हम चावल के निर्यात को नहीं होने देंगे, चावल के निर्यात को हम रोकेंगे। हम चावल के निर्यात को हमने लगा दिया, उस पर हमने लगा दिया पूरा पूरा सीधा सीधा प्रतिबंध। यह हो गई सीधी सीधी बात। इसके अलावा दुनिया में अभी खाद्य सुरक्षा की स्थिति वैसे ही बड़ी गड़बड़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, और दुनिया में बहुत सारे खाद्यान्नों का जो निर्यातक होता था वो होता था यूक्रेन, ठीक है। आप में से जो लोग भूगोल के छात्र हैं या फिर जिनको मानचित्र में काफी रुचि है, वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था में रुचि है, आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो काफी सारे खाद्यान्नों का निर्यात करता था। अब क्या हुआ है, एक तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में आमतौर पे उत्पादन ही कम हो गया है। भाई एक कारण तो यह है कि यार जब जिस देश में यार युद्ध चल रहा होगा वहां क्या खेती बाड़ी होगी, वहां के किसान क्या उत्पादन करेंगे? भाई सीधी बात है ना, बम गिर रहे हैं ऊपर से यार। आप क्या, आपके देश में अब सारा फोकस उधर ही है कि यार युद्ध लड़ना है, युद्ध जीतना है, अपने देश को बचाना है, तो आप क्या वहां पे कृषि करोगे? एक तो उत्पादन कम हो गया, 30 से 40% तक यूक्रेन में उत्पादन में गिरावट आई है। दूसरी चीज, यूक्रेन में अगर उत्पादन हो भी रहा है तो यूक्रेन उसका निर्यात नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूक्रेन की सरहद पे युद्ध चल रहा है। तो उसके लिए दुनिया के कई देशों ने साथ मिलकर एक ब्लैक सी इनिशिएटिव चालू किया था। ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या था, यह मैं आपको बता देता हूं। ब्लैक सी इनिशिएटिव बेटा ये था, ठीक है। ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या था कि ये जो है आप देख सकते हो, ये टर्की है, ये आपका यूक्रेन है, ये आपका रशिया है, ठीक है। ये यूक्रेन का विवादित क्षेत्र है। तो ये जो आपको ये चेकर्ड दिख रहा है ये ब्लैक सी है, जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा ये आपका ब्लैक सी है। तो भाई यूक्रेन क्या करता था, इस ब्लैक सी के अक्रॉस, इस ब्लैक सी के पार यहां पे इस्तांबुल यानी कि टर्की तक अपने खाद्यान्न भेजता था। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव क्या था कि रशिया से यह वादा लिया गया, रूस से वादा लिया गया कि आप यार आपका युद्ध चल रहा है, कोई बात नहीं, आप करते रहो युद्ध, कोई तकलीफ नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, उसको भी हम सुलझाएंगे अलग से। लेकिन कम से कम ये जो 3 बंदरगाह हैं, ये जो 3 पोर्ट्स हैं, इनसे जो खाद्यान्न का निर्यात हो रहा है ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये होने दो बस, तो आप इनको मत टच करो, बाकी आपको जो करना है करो। और रशिया इसके लिए मान गया। रशिया ने कहा ठीक है भाई हम ये कर देंगे। रशिया ने भी कहा ठीक है बाकी जगह हम युद्ध करेंगे, लेकिन ये जो 3 बंदरगाह हैं, 3 जो पोर्ट्स हैं,
इनको हम टच नहीं करेंगे, यहां से आपको जो खाद्यान्न वाद्यान्न का निर्यात करना हो आप कर लो। तो दुनिया ने अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए टर्की और यूएन ने मिलकर यह ब्लैक सी इनिशिएटिव साइन कराया। लेकिन जब युद्ध बढ़ा, युद्ध में जब यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए अमेरिका ने, तो भाई रशिया का गुस्सा भड़का और रशिया ने क्या किया, ये जो ओडेसा शहर है इनमें से एक बंदरगाह, यहां पर रशिया ने बमबारी कर दी। यानी कि ब्लैक सी इनिशिएटिव भी जो है रशिया ने उसका उल्लंघन कर दिया। तो अब दुनिया को नहीं पता कि यूक्रेन के रास्ते भी जो खाद्यान्न आते थे, ये खाद्यान्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किसी को नहीं पता। इसके बारे में इनका भी भविष्य जो है अभी डामाडोल है, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि यार ये आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव भी खतरे में पड़ गया है, ये भी हमको पता है। तो दुनिया में क्या हुआ है भाई, एक तो ब्लैक सी इनिशिएटिव का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा भारत ने अपना निर्यात बंद कर दिया। सोचिए, एक तरफ तो ब्लैक सी इनिशिएटिव के कारण ब्लैक सी इनिशिएटिव टूट गया तो खाद्यान्न वैसे ही नहीं आ रहे थे, दूसरा आपका एक जो इतना बड़ा निर्यातक था भारत, उसने निर्यात बैन कर दिया। तो भाई दुनिया में अचानक से खाद्य संकट आने का खतरा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के देशों के पास खाद्यान्न को लेकर एक बड़ी चुनौती आने वाली है। हालांकि भारत ने यह कहा है कि हमारे पास कोई भी देश अगर यह बोल के आएगा कि हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रॉब्लम है, हमारी जनता के पास खाद्यान्न नहीं है, हमको आप चावल दीजिए, तो हम कंसिडर करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें मतलब आप सीधे सीधे देश खरीद नहीं सकते ना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये जो है ये कुल मिला के अभी दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में हुआ है, जिसके कारण आपको अमेरिका में ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं कि लोग जो है वो सुपरमार्केट में जाके अपनी ट्रॉलियों में चावल भर भर के स्टाफ से झगड़ा कर करके लेके उनको निकल रहे हैं, क्योंकि स्टाफ कह रहा है कि भाई हमने सीमा लगाई है, एक व्यक्ति को एक ही बैग देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अच्छा, चावल को लेकर एक ये चावल की आपूर्ति और उत्पादन और निर्यात को लेकर वैश्विक राजनीति कोई नई बात नहीं है। जैसे आप देखोगे 2007 में भी भारत ने ऐसा ही किया था। चावल की उत्पादन और आपूर्ति जो है वो दुनिया में ज्यादा देश करते नहीं हैं, और इन देशों को हमेशा यह लगता है कि यार हमारा उत्पादन जो है वो है तो बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन उसके लिए हमें जिस तरह की कीमत और जिस तरह की महत्ता मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। जैसे ऐसा किसने किया है? तेल उत्पादक देशों ने किया है। जैसे आपको पता है ना, तेल उत्पादन जो है कुछ देश करते हैं और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है ओपेक, और इसके जरिए ये क्या करते हैं, अपने तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, उसे एक सीमा के अंदर रखते हैं। और अगर तेल की आपूर्ति सीमित रहती है तो तेल की कीमत जो है वो ज्यादा रहती है, इनको ज्यादा लाभ होता है। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी महत्ता ज्यादा है। आप देखोगे कितनी सारी चीजें तेल के आधार पर निर्धारित होती है ना यार दुनिया की राजनीति में। तो बड़े सारे देशों को, खास तौर पे जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार चावल भी तो इंपॉर्टेंट है, चावल भी बहुत ज्यादा देश नहीं उगाते, बहुत ज्यादा देश निर्यात नहीं करते, हमें उतनी वैल्यू क्यों नहीं मिलती, हमें उतना पैसा क्यों नहीं मिलता। तो 2007 में भी भारत ने एक बार इसको प्रतिबंधित किया था। और इसके अलावा चावल उत्पादक देशों ने अपना समूह बनाने की भी सोची थी। जैसे ओपेक है ना, तेल उत्पादक देशों का समूह, चावल उत्पादन करने वाले देशों ने सोचा था हम भी अपना एक कार्टेल बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, और हम भी चावल का उत्पादन सीमित करेंगे कि दुनिया को इतना ही चावल मिलेगा, इस दाम पे मिलेगा, हम लोग मिलके तय करेंगे। लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाया। लेकिन सोचिए, इस खबर से कि ऐसा होने वाला है, फिलीपींस जैसे देश जो है वो इतने घबरा गए थे कि फिलीपींस के नेता टेलीविजन पे आके लोगों से आग्रह कर रहे थे कि भाई चावल मत खाओ कुछ दिन, कृपया अपने डाइट में चेंज करो, चावल खाना कम कर दो। तो चावल जो है वो इतना महत्वपूर्ण है बहुत सारे देशों के लिए, लेकिन उसकी जो उत्पादन और निर्यात की क्षमता है वो कुछ ही देशों के पास है। हालांकि ऐसा ओपेक जैसा कार्टेल बनाने की जो काम है ये हो नहीं पाया, और एक तरह से ठीक भी है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई अभी इमीडिएटली जो चल रहा है, ये तो अभी आज की बात हो गई। इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हैं? देखो, दीर्घकालिक प्रभाव यार, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है, जिसके कारण मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि मैं प्रतिबंध के पक्ष में नहीं था, मतलब नहीं हूं अभी भी। भारत की एक जो विश्वसनीयता है वो विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कि देखिए, मैं आपको एक समझाता हूं कि यार मान लो मैं आपसे ही कोई सामान खरीदता हूं, ठीक है। जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी के लिए आप हमारे से ही कुछ कोर्स खरीदते हैं, आप हमारे से खरीद रहे हैं, आप हम पे भरोसा कर रहे हैं कि हाँ ये लोग तो पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ये करा देंगे, मैं इनका कोर्स खरीदूंगा, मुझे इनका चैनल अच्छा लगता है। फिर सडनली मैं आपको बोलूं कि नहीं यार सॉरी, मैं अब तो नहीं पढ़ाता, अब आप कहीं और से ले लो।
तो इससे क्या होगा, हमारे चैनल की विश्वसनीयता कम होगी। हालांकि हमारा अधिकार है, हम चाहें तो पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। तो वही भारत के साथ है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत के साथ व्यापार पे बैंक करते हैं कि यार भारत से हम मंगा लेंगे, हमारे देश की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है भारत, जो भी कारण रहा हो, भारत ने निर्यात बैन किया, भारत की निर्यात विश्वसनीयता तो प्रभावित हो ही गई। इन देशों को ऐसा लगेगा कि यार भारत जो है ना वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, भारत पे आप आगे भरोसा नहीं करते, इनका जब दिल करता है ये बैन लगा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। ये लोग हो सकता है ट्रेड के लिए अब दूसरा पार्टनर ढूंढना शुरू करें कि यार भारत जो है ये बहुत एक सही पार्टनर है नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपनी एक जिस तरह की छवि बनाना चाहता है, वो छवि जो है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम अब तो आई थिंक बहुत खुल के ही कहते हैं कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व वाली पोजीशन चाहते हैं। भारत ने एकदम क्लियर कर दिया है, हम रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, हम लोग हर जगह जाके लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया है कि यार हम दुनिया में नेतृत्व चाहते हैं। अब हम एक फॉलोअर देश नहीं बनेंगे, हम लीडर देश बनना चाहते हैं। तो यार लीडर देश जो होता है वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है और उसकी विश्वसनीयता ऊंची होती है। तो भारत की एक निर्यात विश्वसनीयता इससे प्रभावित होती है, इसमें कोई शक है नहीं कि देश जो है अब भारत के साथ आगे इस तरह की डील, इस तरह के समझौते करने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर कि यार हम विश्वसनीय हैं भी या नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका भारत की छवि को, भारत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान निश्चित तौर पे पहुंचेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं, जैसे मैं एक अशोक गुलाटी साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हमको इतना चावल जमा करने की जरूरत है ही नहीं। अशोक गुलाटी साहब कह रहे हैं कि ये बड़ी पुरानी सोच है कि अचानक से कीमत बढ़ी तो हम अपना स्टॉक बढ़ा दें। अरे यार, इतना चावल नहीं चाहिए हमको, जितना चावल हमको चाहिए उससे ज्यादा का हम जमावड़ा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमको ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, हम कम से कम उनके लिए निर्यात खोल दें, या फिर हम निर्यात पे टैरिफ बढ़ा दें कि भाई निर्यात को थोड़ा महंगा कर दे। पूरी तरह से प्रतिबंधित करने लायक क्राइसिस हमारे यहां अभी नहीं है। तो इसको लेके आमतौर पे ये कहा जा रहा है, जो कॉमन जो एक विजडम है वो ये है कि यार अभी जो ये साल चल रहा है 2023 का सेकेंड हाफ आ गया है, 2024 के फर्स्ट हाफ में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है। इस वर्ष में भी कई सारे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हैं। छत्तीसगढ़ में होगा, राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल, मतलब 1 साल से भी कम समय अब रह गया है, कुछ महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। तो सरकार इस तरह का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहती है कि लोगों का किचन का बजट बिगड़ जाए, क्योंकि भारत की जनता बाकी बहुत कुछ माफ कर देती है, किचन की महंगाई जो है लंबे समय तक माफ नहीं करती। बहुत सारी सरकारें इसके लिए गई हैं। तो आम तौर पे सरकार का ये क्लियर है कि ये महत्वपूर्ण साल में सरकार कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। तो अतिरिक्त स्टॉकिंग करके भी सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि यार हमारे पास जो भंडारण है वो पर्याप्त रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने पाए। तो लगता ऐसा है अभी तक कि आने वाले कुछ महीनों में, जब तक ये हमारी अगली फसल नहीं आ जाएगी, जब तक बाकी खाद्य पदार्थों के दाम, क्योंकि सब्जियों के जो दाम बढ़े हैं वो सीजनल है यार, इस समय दाम बढ़ते हैं। अगले महीने अगस्त आते आते दाम थोड़े घटने शुरू हो जाएंगे, 15 अगस्त के आसपास। ये होता है, सीजनल पैटर्न है, हर साल होता है। तो जब तक वो दाम कम नहीं होते, मेरे ख्याल से सरकार इसमें ज्यादा छूट नहीं देने वाली। तो इस तरह का जो संकट है वो निश्चित तौर पे हमको देखना पड़ सकता है, ये और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो भाई ये थी एक छोटी सी चर्चा हमारे अभी हमारे चावल के निर्यात पर, कि चावल के निर्यात पर हमने जो प्रतिबंध लगाया है और उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, यह आपको मैंने आज बताया। मैं आपको फिर बता दूं कि देखिए, इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे डीप कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप उनको पढ़े बिना सुपरफिशियली पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, तो चीजें आपको ठीक से समझ में नहीं आती और आपको उन्हें रटना पड़ता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़िए, जो 22 तारीख को शुरू हो चुका है। 2-3 इंट्रो क्लास थी उसमें, 31 जुलाई तक उसमें एडमिशन होगा। 6 बजे शाम को क्लास होती है, 3-3.5 घंटे के आसपास की। आप AJ लाइव कोड, जो मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, तो आप उसको लगा के 29,999 रुपए में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेके साक्षात्कार तक, यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी, यानी कि अगर आपने एक बार ये कोर्स लिया तो आपको और कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता किसी भी तरह से नहीं होगी। यानी कि ये आपका कंप्लीट तैयारी, आपकी प्री की तैयारी, आपकी मेंस की तैयारी, आपकी इंटरव्यू की तैयारी,
सब कुछ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ इन दिस कोर्स। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़िए जल्दी से जल्दी, और जुड़ते हुए एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिए, ठीक है। और अगर आपको इस मुद्दे पर या आमतौर पे किसी भी अन्य मुद्दे पर कोई डाउट्स हैं, कोई समस्याएं हैं, तो मेरे को लिखने में बिल्कुल संकोच ना करें, डोंट हेजिटेट एट ऑल। मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस, आप इससे जुड़ सकते हैं। इस क्लास की और जो भी क्लासेस में लेता हूं उनकी प्रेजेंटेशन इसी पर आती है। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा किसी अन्य मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।